आप अपना पिछले ये जो अभी जो मैंने जो 4-5 टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें से आपको जो जो एमसीक्यूज याद है, ये जो पूछे जा चुके हैं, कोई आपको जो क्वेश्चन याद है वो आप बताएं। जैसे हीमोफीलिया का कोई क्वेश्चन याद है आपको एमसीक्यू? ये जो हीमोफीलिया का जो टॉपिक है ना, इस पे लाजमी तौर पे एमसीक्यू आता है, ठीक है? तो टू स्टार्ट विद मुझे बताएं कि हीमोफीलिया ए में और बी में क्या फर्क होता है। मुनीब, हीमोफीलिया ए, वालेकुम सलाम, हीमोफीलिया ए और बी में क्या फर्क होता है? सर इसमें जो होता है ना वो फैक्टर्स का फर्क होता है ना। हीमोफीलिया ए जो होता है सर वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, और हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो फैक्टर 8 के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? मतलब फैक्टर 8 की एक्टिविटी को अगर आपने इनडायरेक्टली देखना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? सर इसके लिए तो हम फैक्टर 8 वैसे तो लेवल्स करवाते हैं, और फैक्टर 8 लेवल्स तो बहुत बड़ी चीज है ना। सिंपल टेस्ट कौन सा होता है? सर इसके लिए एपीटीटी करवाएंगे। वेरी गुड। एपीटीटी के अलावा और कोई टेस्ट होता है जो बेड साइड किया जाता? बेड साइड से मतलब पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के तौर पे किया जाता है? नहीं, एसीटी, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग। कौन सी मेडिसिन होती है जो कि फैक्टर 8 के थ्रू एक्ट करती है, जिसको मतलब लाइक है कि जो इंक्लूडिंग होता है फैक्टर 8 को की एक्टिविटी को देखने के लिए उससे रिलेटेड जो है वो हेपरिन जो है ना, वो भी बेसिकली इसी में इंक्लूड है, ठीक है? ठीक सर। तो भी कुछ लोग और ज्वाइन कर ले। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताएं कि जो हीमोफीलिया है उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट के लिए क्या इश्यूज हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सर एक तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हमने हीमोग्लोबिन लेवल्स और जो उसकी हाइड्रेशन स्टेटस, नहीं, हीमोग्लोबिन लेवल्स या कुछ और? सर हीमेटोक्रिट होता है। नहीं, इसका हीमोग्लोबिन से क्या ताल्लुक? तो सर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो फंक्शनल आरबीसीज हैं उनकी नहीं जो नहीं, कॉन्सेप्ट। एक मिनट सोचो जरा, हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं ना। हीमोफीलिया का हीमोफीलिया का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से क्या ताल्लुक है? ये तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है ना। जी जी तो ये इससे तो मतलब बेसिकली कोagulation की कोagulopathy है ना, इसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है ना। ब्लीडिंग की मतलब जो ये इसका डायरेक्ट प्रॉब्लम तो इसका ब्लीडिंग से रिलेशन है ना। डायरेक्ट ताल्लुक इसका वो इनडायरेक्टली आएगा ना। डायरेक्ट इसका सेलिंग पॉइंट तो ये नहीं है ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, हीमोफीलिया के कोई और हेल्प करे मुनीब की? अजहर आप बताओ, हीमोफीलिया की क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? सर इनमें आवाज आ रही है? सर इनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट्स में ज्यादा होती है, खास तौर पे जॉइंट्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ना इसमें ज्यादा होती है। और हम चीलेटिंग एजेंट देते हैं ना, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी भी हो रही होती है इनके साथ, तो वो भी एक कंसर्न होता है हमारा। नहीं, अभी एक मिनट आप उस पर जंप ना करो, आप सिर्फ पहले इसकी डिजीज की बात करो। पहले इसकी डिजीज की बात करोगे। इसमें हीमोफीलिया में क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं?
सर मेनली इनका ब्लीडिंग जो इजी ब्रूजेबिलिटी ब्लीडिंग जो है ना, इनमें हीम आर्थरोसिस जॉइंट्स में जो है ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। उसके बाद उसके अलावा बॉडी कैविटीज कहीं पर भी गम से ब्लीडिंग होगी, कोई नेचुरल ओरिफिस से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। सर तो मतलब बेसिकली इट्स रिलेटेड टू ब्लीडिंग, और वो जो आप बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। जिस तरह आपने बताया था ना मुनीब के, अल्टीमेटली जब ब्लीडिंग होगी, जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब एनीमिया होगा ब्लीडिंग की वजह से, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट आएगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे हीमोफिलिया में वैसे तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे सडन डेथ हो सकती है? सडन डेथ हो सकती है, या कह लें कि मतलब लाइक कि जो बहुत ज्यादा सीरियस होती है जो इशू, वो कौन सा होता है? नहीं पता। इंट्रासेरेब्रल ब्लीड। इंट्रासेरेब्रल ब्लीड, ठीक है, मतलब इंट्राक्रेनियल ब्लीड अगर हो गया, हीमोटोमा बन गया, तो उसकी वजह से यानी कि आप समझ लें कि इनक्योरेबल होगा वो, ठीक है। एग्री नहीं कर रहे? जी सर। बाकी जगहों पे भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इतना ज्यादा अच्छा, इसका जो ये एमसीक्यू के बारे में, ये वाइवे में आमतौर पे ये नहीं पूछते, एमसीक्यू के अंदर इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नादिर आप रेडी हो जाओ, आपसे अभी सवाल मैंने पूछना है, ठीक है। सर 100% होती है, 80 to 100% लेते हैं। नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.5 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। अगर आप इसका फॉर्मूला सोच के रखो, अभी आपने फॉर्मूला बताना है। तो इसका एक्टिविटी रिप्लेसमेंट का, हाँ ठीक है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि इसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसको 100% या बोलेंगे, लेकिन टू बी एग्जैक्टली ये 0.5 to 1.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। अच्छा, अगर इसको आपने रिप्लेस करना हो, तो आप कौन कौन सी आपके पास मैकेनिज्म, मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मुनीब आप बताओगे कि क्या ये भी लिवर से रिलीज होता है? नहीं सर, ये एंडोथेलियम से रिलीज होता है। हाँ, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है कि विच फैक्टर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सर फैक्टर 8 और मेरे ख्याल में सर फैक्टर 11 है। ये फैक्टर 8 के साथ ही एक इसका दोस्त होता है एक और, जो कि सबसे कॉमन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होता है, वो भी वैस्कुलर एंडोथेलियम से रिलीज होता है, ठीक है, और वो भी सिंथेसाइज्ड बाय लिवर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये जाहिद, आप जाहिद अजीज हो? इज इट जाहिद अजीज? हाँ जी सर। ओके, आप लोग रेडी हो जाएं, अभी ये मैं इन लोगों से क्वेश्चन पूछ के आप लोगों ने जवाब देने हैं, ठीक है। आपने जाहिद, अतीक आपने, और नादिर, ठीक है, और राबिया जाहिद ने वाइवा लेना है, ठीक है। अच्छा दूसरे ठीक है ना, तो इसके फिर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके इसके पास रिप्लेस करने के लिए? जी मुनीब, कौन कौन से चीजों से रिप्लेस आपके ख्याल से किया जा सकता है? सर एक तो इसको फैक्टर 8 से रिप्लेस करते हैं। वेरी गुड। दूसरा सर और इसको हम क्रायोप्रेसिपिटेट से रिप्लेस करते हैं। ओके, और तीसरा सर हम क्रायोप्रेसिपिटेट से इसको पहले? DDAVP होता है सर। नहीं, क्रायोप्रेसिपिटेट से पहले, अब आप तरतीब से बता रहे हो ना, तो क्रायोप्रेसिपिटेट से पहले वो कौन सी चीज का नाम लेना चाहिए आपको? उसी की जैसी चीज है, उसी की बहन भाई है, आप समझ लें, FFP ना।
FFP सर। FFP में भी तो होंगे ना? जी सर। ठीक है, और वो जो आप DDAMP सर फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट नहीं, नहीं, वो फैक्टर 8 तो उसने बता कॉन्सेंट्रेट। दिया है, आपने सुना नहीं है, उसने बता दिया। ठीक है, अच्छा। फैक्टर रिकम्बिनेंट भी होता है, कंसंट्रेट भी होता है, रिकम्बिनेंट भी होता है। ठीक है, और FFPs। ठीक है, और सर रिकम्बिनेंट फैक्टर 7A भी है सर। वो देखिए मेरी एक बात सुने, ये आप जहन में रखें, वो उसका वो मुझे बताइए कि उसका क्या रिलेशनशिप होगा। इसका तो नहीं है, लेकिन बुक्स में मैंने कहीं पढ़ा था सर। आप सोच के बताइए ना, हम इस वक्त बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट की। ठीक है, वो अच्छा। रिप्लेसमेंट, उसकी रिप्लेसमेंट का तो नहीं होगी ना इससे। वो तो ये है कि आप समझ लें कि कुछ भी नहीं हो रहा तो एटॉमिक बम का धमाका कर दें। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक। फैक्टर 7 क्यों दिया जाता है? अब फैक्टर ये जो जब एमसीक्यूज सारे वाले लोग, ये एमसीक्यूज जब वाले सारे लोग के हैं ना, सारे जिन्होंने सॉरी एमसीक्यू जिसने देना है ना, वो जरा सा इसी वक्त, मेरे ही बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है और वी विल नॉट गो इनटू डीप डेप्थ ऑफ इट, लेकिन आपने नहीं बताना थी, और कोई बंदा बताया, जमील तुमने भी नहीं बताना, तुम्हें पता है। सेल बेस्ड थ्योरी कौन सी होती है? किसी को सेल बेस्ड थ्योरी ऑफ कोगुलेशन का पता है? जी, सेल बेस्ड थ्योरी ऑफ कोगुलेशन, अजहर आप बताओ। नहीं सर, मुझे नहीं पता, आप काइंडली। असल में ये सर लेटेस्ट है, ये डॉक्टर नजीब के लेक्चर जो है ना उसमें भी दिया हुआ है। ये पहला जो पुराना कंसेप्ट है एक्सिनेटिक और इंट्रिंसिक जो है ना पाथवे वाला, अब सेल बेस्ड जो है ना आ चुकी हुई है। इसमें वो बताते हैं कि कहाँ से जो है ना इंजरी स्टार्ट होती है और कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो। जमील टू द पॉइंट बताओ, जमील लंबी बातें बता रहे हो, टू द पॉइंट बात बताओ ना। अच्छा जी, उसमें सर ये कि फैक्टर 7 जो है ना असल में ये सबसे शॉर्ट है और ये दोनों पाथवे में जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, इसलिए जो है ना वो जब कोई ब्लीडिंग का ओरिजिन ना जमील 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 यू आर नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप उसकी लंबी कहानी सुना रहे हो, आप टू द पॉइंट नहीं बात बता रहे। इनिशिएशन, एम्प्लीफिकेशन, प्रोपेगेशन। इनिशिएशन, एम्प्लीफिकेशन, प्रोपेगेशन। अच्छा उसके प्रोसेस बताने हैं। मैंने कहा शायद अभी फैक्टर 7 की बात आ रही थी कि वो देना होता है नहीं तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, वो इनिशिएशन के प्रोसेस के बाद स्टार्ट ही यहाँ से होता है। फैक्टर 7 वेस्कुलर इंजरी हुई है, बिल्कुल वेस्कुलर इंजरी हुई है, वहां से सारे मीडिएटर्स निकले हैं और फिर इसलिए यहाँ पे जिक्र आ गया है कि ये जहन में करेक्ट कर लें कि जो फैक्टर 7A दिया जाता है वो लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लाइक ये कि अगर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट नहीं है वो, ये डेस्मोप्रेसिन जो है वो इसके नहीं है, वो रिप्लेसमेंट समथिंग एल्स। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एक उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है, और एक इसकी रिप्लेसमेंट है। तो इन दोनों बातों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। दिया उसकी ट्रीटमेंट में जा रहा है, रिप्लेसमेंट भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, लेकिन लेवल जो किया जाता है वो जो प्रॉपर उसकी रिप्लेसमेंट होगी इट इज समथिंग एल्स, और आप उसके मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयां दे रहे हैं वो दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अच्छा ये इसका फॉर्मूला कोई सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दे। जैसे अगर किसी का 40% है और आपने 100% करना है और उसका वेट 100 kg है, मैं आसानी के लिए कर रहा हूँ, चलो आप कह रहे हैं 50 है और 100 करना है और उसका वेट 100 kg है। सर इसमें जो है ना मोटा मोटा यही है कि आपने उस पर्सन का जो है ना प्लाज्मा वॉल्यूम निकालना है, उसकी हेमाटोक्रिट माइनस करके जिस तरह आपने वजन बताया तो उसका हम टोटल वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम ले निकालेंगे, उसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम निकालेंगे और प्लाज्मा वॉल्यूम निकालने के बाद जितनी यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिस तरह आपने कहा कि इतना है, तो उसके बाद रिमेनिंग जो है ना वो यूनिट्स जो है ना वो हम इसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। अच्छा देखिए ना, पहले आप नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कैलकुलेट करने होंगे ना। सर इसका फॉर्मूला बता दूं मैं आसान सा। जी जी बताएं। टोटल बॉडी सर वेट into 50% into factor 8 required। देखें इसको इसमें से आप सर इससे भी आसान बता दो। इससे भी आसान बताओ ना, ये दोनों भाई मुश्किल बातें कर रहे हैं। सर डिजायर्ड लेवल माइनस पेशेंट लेवल
डिवाइडेड बाय जो है ना मल्टीप्लाई बाय वेट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि उसका हाफ देते हैं ना, ये डिवाइडेड बाय 2 को भी आसान कर लो ना। देखो जितना जी, जी। आपको लेवल चाहिए ना, ये इसको भी आसान कर लो। 50 है, 50 जी। और बढ़ाना है, ठीक है। 30 है, 50 जी। 70 और बढ़ाना है। तो मैं 50 तो आपको सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ ना कि 50 का लेवल बढ़ाना है तो वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ। जी, जी। यानी कि अगर 100 किलो वेट है और 50 के लेवल बढ़ाना है तो कितना हो गया 5000, उसको डिवाइड कर दो 2 पे, यानी कि हाफ कर दो उसका, तो 2500 2 से 2 डिवाइड करो। प्लाज्मा वॉल्यूम भी तो निकालते हैं ना सर, हेमेटोक्रिट तो माइनस करेंगे ना सर। सर जी इसमें देखें हमने टोटल बॉडी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद यानी वो जो होता है फार्मूला एडल्ट में तकरीबन 70-75 ml जो है ना हम लेते हैं, तो पर केजी जो है ना बॉडी वेट, उसमें हेमेटोक्रेट माइनस करेंगे फिर हमें प्लाज्मा वॉल्यूम आ जाएगा और उतने फिर हम यूनिट्स हम करने हैं उसमें वो ऐड करेंगे सर पर यूनिट। सर टोटल बॉडी वॉल्यूम इनटू 0.6 इज इक्वल टू टोटल बॉडी वाटर हमारे पास आ जाएगा ना सर। वही है ना, हाँ वही है, और उसके बाद उसमें हम यूनिट्स दे देंगे। अच्छा देखिए ये मुझे, और जिस तरह मैडम बता रही हैं 0.5, अब यकीनन उन्होंने ऑथेंटिक की जगह से पढ़ा होगा, अगर 0.5 है तो फिर उसमें हेमेटोक्रेट और प्लाज्मा वॉल्यूम तो नहीं निकल रहा। अगर ये मुझे कॉन्सेप्ट अगर समझा दें तो। देखिए ये जितने आपने देना है ना यूनिट, ये उतने यूनिट आपको ये उसका उतने यूनिट निकलेंगे, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है, ओके, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। आपको अगर कुछ भूल जाए तो ये सबसे आसान है, और ये आर्टिकल में लिखा हुआ है बाय द वे कि आपने वेट को मल्टीप्लाई करना है जितना आपने लेवल बढ़ाना है और उसको हाफ कर देना है। ये ग्रुप में कोई शेयर कर दे मैम प्लीज। सर बेसिकली ना ये जो कह रहे हैं ना वो ये है कि जहाँ पे हेमेटोक्रिट और प्लाज्मा वॉल्यूम दिया होगा सिर्फ, और वहाँ पे प्लाज्मा वो कुछ इस तरह करके ना कोई एमसीक्यू है किसी बुक में, वहाँ पे हेमेटोक्रिट और प्लाज्मा लेवल दिया हुआ है उसके साथ कैलकुलेशन दी हो, तो इसलिए वो दैट इज अनदर वे, वो मैं आपको डिटेल में सेंड कर दूंगी बाद में। ठीक है, तो ये फिलहाल ब्रायन हॉल में दिया हुआ है। जी 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 जी, अच्छा। उसमें हेमेटोक्रिट और प्लाज्मा का जिक्र है, इसलिए वो बड़ा फॉर्मूला वहाँ डिस्कस हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली फैक्टर्स के लिए ये है। अच्छा तो ये जो भी फार्मूला आपने बताया ये काइंडली शेयर करिएगा ग्रुप में। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर क्या कुछ होता है। सर फैक्टर 1, ओके फैक्टर 8, ओके फैक्टर 13, ओके, होल विलिब्रेंट फैक्टर एंड फाइब्रोनेक्टिन। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा और प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट में क्या होता है? सर ये याद नहीं है। जो एक मिनट, इसको याद करने कोई ना बोले, मुझे बताएं कि इसका रिलेशन किससे है। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट जो है वो कौन से पाथवे के लिए दिया जाता है, वारफेरिन वाले या हेपेरिन वाले? सर वारफेरिन वाले। हेपेरिन। नहीं वारफेरिन वाले, ठीक है। वारफेरिन वाले को विटामिन के डिपेंडेंट जो 2, 7, 9, 10 है ना, वही है, ठीक। 2, 7, 9, 10। ये आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। ये 3 फैक्टर भी होता है, 3 इसके अंदर 2, 7, 9 भी हो सकता है और 2, 7, 9, 10 भी हो सकता है, और इसके अंदर प्रोटीन सी और प्रोटीन एस भी होता है, ठीक है। और इसकी डोज कितनी होती है? क्योंकि कोई भी एग्जामिनर अगर सवाल ये पूछेगा ना तो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसकी डोज कितनी, 15 to 50 यूनिट्स पर केजी, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो ये कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड बातें हो गई हैं। अब पहला जो है ना वो इस जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को भेजा था उस सिनेरियो को जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी जो इसकी चीजें हैं वो करते हैं। वो सिनेरियो था कि एक फीमेल है 35 ईयर्स, उसको हीमोफीलिया है और उसकी जो है वो
लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होनी है, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होनी है फीमेल की। तो अच्छा, इसमें ना एतराज ही उठा था क्योंकि मेरी जेनेटिक्स तो बहुत मुझे वीक है, मुझे तो याद नहीं था, तो ये मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था कि फीमेल्स में तो हीमोफीलिया नहीं होता, तो वो ही वाज राइट, फीमेल्स में हीमोफीलिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फीमेल्स में सबसे कॉमन जो होती है वॉन विलिब्रेन डिजीज होती है, ठीक है। तो जो है वो, लेकिन ये है कि फीमेल में हो सकता है, तो बहरहाल मैं उसी सिनेरियो को ही मैं आगे, फीमेल्स कैरियर हो सकती हैं लेकिन उनमें डिजीज नहीं होता। हाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि हो सकती है, रेयर है लेकिन हो सकती है, ठीक है। और एमसीक्यू में तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है या डोमिनेंट होती है। सर रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अच्छा, तो बहरहाल ओके, वट एवर जेंडर इट इज, फॉर द टाइम बीइंग लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी इन अ पेशेंट विद हीमोफीलिया, ठीक है। तो व्हाट आर द एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस? अब ये वाइवे वाले जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? अतीक आपने बताना है। व्हाट आर एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस? आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। व्हाट, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस इन अ पेशेंट विद हीमोफीलिया गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी? Sir, the anesthetic I would divide the anesthetic concentration into ये जुमला बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, टू द पॉइंट शुरू करें। तो सर अच्छा, इसमें सर इसमें जो वो है सर, इसमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर एंड हेमोफीलिया रिलेटेड फैक्टर्स एंड सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स होंगे सर, कंसर्न्स जो है। और सर जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होंगे सर, उसमें यह है कि 35 इयर्स की पेशेंट है, तो दैट शी में बी हैविंग प्रेगनेंसी, उसको रूल आउट करना है हमने। और उसके अलावा जो है हमने सर अनीमिया को रूल आउट करना है। और इसके अलावा सर हमने लेप्रोस्कोपिक के कंसर्न्स होंगे उसको रूल आउट करना है। और हमने इसके अलावा जो है सर जो हेमोफीलिया के जो रिलेटेड है वो उसको रूल आउट करना है सर। तो और इसके अलावा सर्जरी के जो अंदर लेप्रोस्कोपिक के सर्जरी है उसके रिलेटेड कंसर्न है, उसको हमने रूल आउट करना है सर। अच्छा, ये आपका आंसर इस वक्त बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ और आप दोबारा से बोलना शुरू करें। ये आंसर नहीं है इस तरह। पहले ब्रेकिंग सेंटेंस में आप ये बोलेंगे कि इन दिस पेशेंट कंसर्न्स रिलेटेड टू अ 35-year फीमेल, मे बी पेशेंट मे बी प्रेग्नेंट, देन कंसर्न्स रिलेटेड टू द सिविरिटी and the organ involvement related to hemophilia, severity, factor 8 level, and organ system involvement because of hemophilia, and third will be the consideration and इसी में आप ये भी बोल सकते हैं कि perioperative maintenance of the required level of factor 8, this is your concern। start में आपका ये concern, और फिर आपने ये बोलना है कि concerns related to laparoscopic surgery specifically in a patient with hemophilia, that's it। यहाँ पे आपका concerns का पोर्शन खत्म हो गया। अगला वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि what is hemophilia? okay, what is hemophilia? Hemophilia is X-linked recessive disorder characterized by factor 8 deficiency, mainly found in male having hemorrhage or controlled bleeding। So what are the main problems? अब देखिए ना, ये बातें जो अभी मैं आपको साथ साथ करेक्ट भी करता जा रहा हूँ, ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कि वो मेल में होता है। जब तक वो आपसे पूछ नहीं रहा तब तक आप सिर्फ हेरिडिटरी डिसऑर्डर इतना भी काफी है। आप खुद सोचे ना कितनी सारी बातें आपने बतानी है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है भाई? आपको जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी दे रहे हैं कि आप बताएं कि वो मेल लिंक में कॉमन है और फीमेल में कॉमन है और इसमें कॉमन है और उसमें कॉमन है, ठीक है। ये हमारा कंसर्न नहीं है, तो इसलिए ये डिस्ट्रैक्टिंग, ये डिस्ट्रैक्टर है। ये आप सिर्फ इतना बता दें कि एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, तो जब फैक्टर 8 नहीं होगा तो देयर इज ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो हमारे लिए जो हम आगे आप बता दें उसके एक दो फीचर्स बता दें।
Sir, it is a hereditary disorder having deficiency of factor 8 resulting in hemorrhage and uncontrolled bleeding. हाँ जी, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली कहाँ की हम आमतौर पे इनमें कहाँ पे होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट क्लोज स्पेस के अंदर होती है, लाइक जॉइंट्स हो गई, इंट्राक्रेनियम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, थोरैक्स हो गया सर जी। अच्छा, अब ये यहाँ तक बात खत्म हो गई। अगला वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ओके हाउ विल यू प्रिपेयर दिस पेशेंट प्री ऑपरेटिव। इसमें सर वी विल डू फैक्टर 8 लेवल ऑल इन्वेस्टिगेशन, हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक मिनट, ये ना एक आखिर में नाम लिखा हुआ है एम जान, ये इनको ये बताएं किस तरह कोई मैसेज करे इनको कि आपने ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई। इनको ये बताएं कि ऑडियो ज्वाइन करें, कोई प्लीज एक बंदा इनको मैसेज करे एम जान को कि ऑडियो ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को? सर मैं इस पेशेंट को इसमें सर मैं इसके पहले सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, पीटीटी और आईएनआर वगैरह कराऊंगा, और इसके अलावा इसकी जो ब्लीडिंग टाइम भी टू रूल आउट दी डिजीज। व्हाट इज रिलेशन ऑफ आईएनआर विद हीमोफीलिया ए? सर इसमें हो सकता है कि देखिए मेरी बात सुने, बी वेरी स्पेसिफिक। फैक्टर 8 लेवल, आईएनआर तो फैक्टर 7 के लिए होता है भाई। ठीक है सर, इसमें करेंगे पीटीटी देखेंगे सर, जस्ट पीटीटी देखेंगे और फैक्टर 8 लेवल देखेंगे सर। आप अभी भी फेल है, आपको पता है। मैं ये कभी इसलिए नहीं भूलता क्योंकि मैं एक दफा मुझे 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का टीका लग चुका है इस बात पे। आपको ये खुद से मैनेज करना है ये। नहीं सर, आई विल कंसल्ट विद हेमेटोलॉजिस्ट सर। तो ये आपके लिए मामूली बात है, ये इंटरनेशनल एग्जाम्स में तो ये इस पे धड़न तख्ता हो जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान के एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हेमेटोलॉजी कंसल्टेशन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस टू ऑप्टिमाइज द लेवल्स। अगला वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने लेवल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो कितने लेवल्स चाहिए होंगे लेप्रोस्कोपिक कोलोस्टेक्टमी के लिए पेरी ऑपरेटिव पीरियड में? सर इसमें हमें जो लेवल चाहिए वो तकरीबन सर मोर देन 50% से ज्यादा लेवल चाहिए होंगे सर। अच्छा ये देखें ना, अब ये आंसर मेरा ख्याल है ये इस पे वैसे तो ये है कि क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लें। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक तो बात ये है कि क्लोज कैविटी की सर्जरी है, हिडन ब्लीडिंग हो सकती है, और दूसरी बात ये है कि आपने इसको ओपन सर्जरी के तौर पे ही कंसिडर करना है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो मेजर सर्जरी के लिए होता है वही चाहिए होगा लेवल। ठीक है सर, ठीक है। मेरे हिसाब से कंफर्म कर ले, मैं इसको इस पे डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में 80 to 100% होना चाहिए, ठीक है। मैडम राबिया, ये कंफर्म कर ले, ये इस चीज को कंफर्म कर ले, जो कंट्रोवर्शियल चीज है उस पे टाइम ना जाया करें, ठीक है। इसमें 80 to 100% ही है, इसमें 80 to 100% बोले। इन पेरी ऑपरेटिव पीरियड यू हैव टू मेंटेन द लेवल्स। अब अगला वो आपसे सवाल पूछेंगे कि हाउ कैन यू मॉनिटर द लेवल्स। हेलो जी, आप कैसे लेवल्स को कैसे मॉनिटर करेंगे? सर इसके एक तो फैक्टर 8 लेवल कराते रहेंगे सर, एक। दूसरा ये है कि हम सर एक और पीस के लगा सकते हैं। और कौन से वैसे थ्योरेटिकली कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं? देखें पीटीटी बोले ना। हाँ पीटीटी है सर, बिल्कुल पीटीटी कर सकते हैं। और पीटीटी का एक रिप्लेसमेंट होता है जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में किया जाता है, वो कौन सा होता है? एसीटी, ठीक है। तो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम भी किया जा सकता है, ठीक है। एसीटी ये आप लोगों को क्योंकि पब्लिक जो है वो हमारे एमसीक्यूज वालों को साथ साथ मुझे बताना जरूरी है। ये एमसीक्यू के अंदर ये मैंने जब एफसीपीएस किया था किसी जमाने में, तो ये हमें एमसीक्यू आया था, मुझे नहीं आता था, ठीक है। लेकिन ये मुझे याद है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था और आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आप एपीटीटी भी बोल सकते हैं और आप एसीटी भी बोल सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब आपने 100% लेवल मेंटेन कर लिए। अब आपने एनेस्थीसिया के कंडक्ट के अंदर हीमोफीलिया से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है? सर एक तो ब्लीडिंग हो सकती है व्हाइल ड्यूरिंग सर इंट्यूबेशन के अंदर, और इसके अलावा जो the patient can go in इंट्रा कैविटी के अंदर ब्लीड हो सकता है सर। अच्छा, वो इंट्यूबेशन से पहले भी कोई काम करना होता है? इंट्यूबेशन करने के लिए जो दवाइयां देनी होगी वो दवाइयां किस तरह देंगे? जो वैस्कुलर एक्सेस हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? बहुत केयरफुली आपको वैस्कुलर एक्सेस लेनी पड़ेगी, ठीक है जी सर। तो आपने ये साथ बोलना है कि इसके अंदर जो है वो वैस्कुलर एक्सेस में इंटरवेसिव मॉनिटरिंग में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस अवॉइड करेंगे आपने, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया में इसमें सर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सर इसको हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया दें। ओके, एक बात हो गई। और टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग सर। इसके अलावा हम इसको ट्रांसएमिनिक एसिड हम दे दें। देखिए, अब आप डायरेक्टली मेरी बात सुनिए, फैक्टर्स और सोचें जरा, और कौन कौन से फैक्टर? भाई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे सारे नहीं आ जाएंगे? हाँ सर आपके सर जिशान बेस्ट फ्रेंड है उसमें हमें इसको यूरिमिक रखना है, नॉर्मोथर्मिया रखना है, अनबक्सिया रखना है, ठीक है। और हाइपोथर्मिया से क्या होता है? मतलब ऐसे ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है सर। क्यों होती है ब्लीडिंग ज्यादा? कोगुलेट नहीं कर पाता सर पेशेंट। क्यों नहीं कोगुलेट कर पाता? सर वेजो डायलिटेशन होती है ना सर? हाइपोथर्मिया में वेजो डायलिटेशन होती है। मुझे ना आप सब लोगों के लिए डंडा रखना पड़ेगा। सर मैंने आपको जो फोन पे वजह बताई है ना, प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो एक्टिव नहीं होते, तीसरे और बहुत दूसरे जो कोगुलेशन फैक्टर है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ना वो एक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा इसकी कोगुलेशन फैक्टर से भी ज्यादा जो आपने बोलना है ना, देखें प्लेटलेट्स वो वाही चीज है कि जो कि रूम टेम्परेचर पे सेव किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्लेटलेट डिस्फंक्शन हो जाता है, ये इतना याद रखें, ठीक है। जब हाइपोथर्मिया होता है तो ब्लीडिंग होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है भाई अजहर, वेजो डायलिटेशन नहीं होती, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। अच्छा, दूसरा सर ये एनासिड्स और इसके अलावा हमें जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हो गए और एंटीकोगुलेंट्स को हमने अवॉइड करना है सर। देखें, अब आप इतना बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं कि आपने रीजनल बोलना है इसके अंदर, कि रीजनल को तो आपसे मैं 4 दफा पूछ रहा हूं कि एनेस्थीसिया कंडक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे, ठीक है, कि अवॉइडेंस ऑफ द रिवर्सिबल अवॉइडेंस ऑफ द फैक्टर्स व्हिच कैन इंक्रीज ब्लीडिंग। देखिए एक जुमले के अंदर वैसे बात पूरी हो जाती है और आप उसको मजीद एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे, इनके अंदर अनलेस अनटिल कोई डायर इमरजेंसी ना हो तो आपने रीजनल को अवॉइड करना है, ठीक है। रीजनल इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल इन पेशेंट विद हीमोफीलिया, ठीक है। बेशक अगर फैक्टर्स लेवल नॉर्मल भी है ना, तो अगर एग्जाम के अंदर आप लोग ना ही दे तो बेहतर है भाई, चाहे वो आपको फंसाने की कोशिश करे, उसे कहें कि टू बी ऑन सेफ साइड आई विल नॉट गिव रीजनल, ठीक है, आई विल ट्राई टू यूज ऑल्टरनेटिव एनेस्थीसिया, ऑल्टरनेटिव मोड्स, ठीक है। और जो है वो ये अच्छा, जो इसके अलावा और अब अभी हम टच करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को, ठीक है। मैं हीमोफीलिया को पहले पूरी तरह से देखना चाह रहा हूँ। हीमोफीलिया में और कोई बात है? हीमोफीलिया की कोई बात रहती है? मेरे सर सारे कवर हो गए मेरे। जाहिद आप बता दो, एनीवन, नाउ इट इज ओपन फॉर एवरीवन। हीमोफीलिया रिलेटेड एनेस्थीसिया की एहतियातें, आईवी लाइन की बात हमने कर ली, हमने
जो है वो लेवल्स को मेंटेन कर लिया, हमने रीजनल के बारे में बात कर ली, हमने केयरफुल मैनिपुलेशन कर लिया, आपने बहुत ध्यान से करें, एनजी, सक्शनिंग, ठीक है, ओरल की जगह एनजी अगर की बजाय आप अगर जरूरत है तो आप ओजी डालें, ठीक है, अंडर कोशिश करें अंडर विजन डाल दें, बिला वजह म्यूकस मेम्ब्रेन पे आप ट्रॉमा ना करें। सक्शन भी जो है वो मुझे बताएं कि सक्शनिंग के लिए ज्यादा बेहतर कौन सा होता है, यंकर या जो है वो जो यंकर सर, यंकर या नेलेटन। यंकर देखने में खतरनाक लगता है लेकिन यंकर इज ए ट्रोमेटिक, जो नेलेटन कैथेटर होता है वो ज्यादा ट्रोमेटिक होता है, ठीक है। और सक्शनिंग आपने अंडर विजन करनी है। मेहदी, मैंने हेमोफीलिया के बारे में ये बोला है कि प्रैक्टिकल कंडक्ट में आप जो मर्जी बात करें लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल वाइवे वालों के लिए, ये बात कह रहा हूं मैं कि वाइवा वालों के लिए बेहतर है कि वो रीजनल का जिक्र ना करें, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा कंपोनेंट होगा, आप फंस सकते हैं इसमें। सर इसमें सर जो आईवी एक्सेस के लिए सर हम वी कैन यूज अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, केयरफुल एक्सेस प्रेफरेबली यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और जो फैक्टर्स होते हैं ना वही जो आपने स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करना है, आपने स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर बैलेंस, आपने एनेस्थीसिया देना है, डीप प्लेन में आपने करना है, बहुत ज्यादा पेशेंट को इरिटेट नहीं करना, जो कि वो सारे फैक्टर्स के जिनकी वजह से ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जहां पर क्या नाम है इसका, अच्छा अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट टॉर्निकेट? जी जाहिद, टॉर्निकेट सर टॉर्निकेट यूज नहीं करेंगे सर। टॉर्निकेट आप इसको भी यही कहते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वाईवे के लिए तो आप ये आंसर दे देंगे ना तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा। रिटर्न के लिए एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट इज प्रेफरेबल नॉट टू यूज, ठीक है। और मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देंगे, एनसाइड्स अवॉइड करेंगे, हर वो चीजें कि जिनसे सर 82-100% है फॉर इलेक्टिव, फॉर इमरजेंसी इट इज 50-100% है। अच्छा ठीक है, देखो इसका आंसर आप यही आपने देखें, अगर आपने सेफ एनेस्थेटिस्ट क्या होगा, सेफ एनेस्थेटिस्ट ये होगा कि वो टीम से के मशवरे से अमल करेगा, ठीक है। मेरा जब मैं फेल हुआ था ना तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज का पेशेंट था और मैंने सारी बातें बता दी और एंड पे जब मैं उठने लगा ना उसने मुझे गोरी एग्जामिनर ने कहा वुड यू लाइक टू कंसल्ट हेमाटोलॉजिस्ट, तो मैंने उसकी तरफ यूं करके देखा एंड आई न्यू दैट आई एम फेल्ड एंड आई वाज फेल्ड, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने, बहुत सारे लोग वाइवे में मिलते हैं कि जो कहते हैं कि मैंने तो सारे सवालों के सही जवाब दिए थे लेकिन फिर भी एग्जामिनर को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई थी इसलिए उसने फेल कर दिया था। वो एक्चुअली यू हैव मस्ट हैव डन सम ब्लंडर, ठीक है, अदरवाइज आपको कोई। अच्छा सर में इसमें एक चीज रह गई है, वो है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री सर, ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री और इसके हेपेटाइटिस बी और सी का एलिमेंट। हाँ मतलब वो असल में ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो चीजें ना वो मैंने यहाँ पे इंटेंशनली छोड़ दी थी, वो हम थैलेसीमिया में देख सकते हैं। वो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉमन बातें हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं और हो सकती है। असल में इसके अंदर ना ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज्यादा ना स्पेसिफिक इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं ना वो जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 100% वो चीजें नहीं है, इसके अंदर जो है वो क्या नाम है इसका, वो कंसर्न्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है, समझ आई बात। वो तो उस सूरत में होगा कि अगर बहुत ज्यादा पेशेंट एनीमिक होता है ना तो उस सूरत में है, ठीक है। और सर इसके अलावा इसके सर जो ऑपरेशन है शुड बी ऑन मंडे, या मतलब ऐसा हो कि इसमें और एवरीबॉडी शुड बी प्रेजेंट के ताकि हाँ ये बस एंड पे देखें, मेरी बात सुने, ये एंड पे वाली बातें, ठीक है। अच्छा ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट के अंदर हीमोफीलिया का क्या करेंगे अगर अगर आ जाए? यूजुअली तो आपने कह दिया कि कैरियर होती है,
Again, sir, sorry. We will do all the surgical जो जितने भी है, क्योंकि हम ब्लड लॉस का ज़्यादा चांस होता है। अगर पेशेंट उसकी सिजेरियन के लिए आई हुई है तो, या नॉर्मल डिलीवरी की भी आई हुई है तो 500 तो ज़्यादा अगर चांस है 500 तो ज़्यादा इसका वाईवे के लिए आप जहन में ही रखें कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट बोल दें, और आपने कोई भी जो कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया करना है। अच्छा, जेहोवाज विटनेस देखो मेरी ये यहाँ के स्कोप में नहीं है, पाकिस्तान के स्कोप में, वहाँ के स्कोप में है। तो वहाँ के स्कोप के अंदर आपने आप उसके रिलीजियस बिलीफ पे नहीं आप कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते। यू विल काउंसिल, यू विल इसके अंदर जो वहाँ की जो है ना जो चीजें जो सोशल वर्कर का वहाँ पे रोल होता है, जो सोशल जो वहाँ का ऑफिसर होता है, जो लीगल ऑफिसर होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट से होंगी ये चीजें, ठीक है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी तो उसके अंदर डिफरेंट रूल्स होंगे। तो ये बेसिकली ये जेहोवाज विटनेस क्योंकि मुल्क से बाहर जो है ये इंटरनेशनल एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है, पाकिस्तान के एग्जाम्स में जेहोवाज विटनेस नहीं पूछा जाता। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे कौन बताएगा? अब आपने एग्जैक्टली बताने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि आपने जो ज़हन में रखना है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक होता है ट्रोकार की इंसर्शन के वक्त की चीजें, फिर दूसरा होता है गैस भरने की, और तीसरा होता है जब उसके इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। ट्रोकार की इंसर्शन, जब आप उसको गैस न्यूमेट पेरिटोनियम कर रहे हैं, और फिर उसका तीसरे जो उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जब आपने वाईवे में जो बताना है वो भी, क्योंकि वहां पे तो टाइम आपके पास कम होगा, तो आपने लेकिन अपने बातें ऐसे बताएं कि उनको लगे कि इसको कॉन्सेप्ट आता है। और इस दफा के वाईवे में या उन्होंने जिक्र किया है गैसलेस, तो एक्चुअली ये तो सर्जरी का कंसर्न है, लेकिन बहरहाल उन्होंने पूछ लिया है कि वो डायग्नोसिस के लिए करते हैं गैसलेस। अब आई डोंट नो उसका क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन ये किसी ने पूछा है कि गैसलेस किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन मुझे बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज की जाती है लेप्रोस्कोपी के लिए? सर ये इनर्ट है, ओके, और नॉन कंबस्टेबल है, ओके, और कलरलेस है, और ओके, भी कोई एक चीज नहीं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉब्लम्स ये है कि ये एम्बोलाइजेशन के चांसेस होते हैं। वो तो किसी के ऐस के भी होंगे सर, एब्जॉर्प्शन से हाइपरकार्बिया के चांसेस होते हैं। ठीक है, हाइपरकार्बिया से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस होंगे। क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि इसके अलावा आपको अगर पता है तो वो बताओ, इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस यूज होती हैं? जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और कौन कौन सी गैसेस यूज होती हैं? सर एयर यूज हो सकती है, हीलियम यूज हो सकती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती है। एयर हो सकती है? हेलियम सर, हेलियम नहीं, एक मिनट, एयर हो सकती है? सर एयर अगर मेडिकेटेड है तो हो सकती है। एयर से चांस बढ़ जाएगा आग लगने का। क्योंकि देखें अगर एयर यूज हो सकती या एयर सेफ होती तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने की जरूरत क्या है? सर कार्बन डाइऑक्साइड में एम्बोलिज्म के चांसेस एज कंपेयर्ड कम है, इसलिए शायद। अच्छा, ये किसी को अगर इसको ज्यादा बेहतर आंसर पता है तो बताइए प्लीज। सर मैं यही समझता हूँ क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन में जो है ना वो कंबस्शन के ना ज्यादा चांसेस होंगे, इस वजह से एयर नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। नहीं, देखें जो क्या नाम है, एक तो इनका जो काउंटर आर्गुमेंट है ना वो इनकी सही है कि एयर से क्या नाम है उसका, एयर एम्बोलिज्म जो है वो होगा तो उससे ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप ज्यादा कर रहे हैं ना इंजेक्ट, ठीक है, ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एयर मतलब गैस, ठीक है। तो लेकिन इसका क्योंकि असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने अपने वक्त में ना पढ़ी हो ना, तो आप
नए आप लोगों के धक्के में पड़ी जाती है, हीलियम बारल यूज की जाती है, ठीक है। और एयर का मुझे अभी तक रीजन नहीं मिली है, कोई किसी को अगर आती है कोई एग्जैक्टली तो बाद में शेयर कर दें, ठीक है। हम इस टाइम पे वेस्ट नहीं करते, ये डिस्कशन में आ गया तो। सर नाइट्रस के बारे में है, लेकिन नाइट्रस अगेन कंबस्टन करती है सर, और सबसे सेफ गैस इसलिए है कि ये सर ये जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है, और इट्स नॉट, और बॉडी इसको जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेता है, नॉट टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं है सर। मैक्सिमम में आपका वो हाइपरकार्बिया हो जाएगा ना सर, इससे ज्यादा टॉक्सिक नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो आप लोगों से अलग से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एम्बोलिज्म क्या होता है। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड एम्बोलिज्म? सर ये अगर अगर आप एयर कार के जरिए से एयर डाल रहे हैं और एयर पेट नहीं भर रहा बल्कि कहीं और इधर उधर गायब हो रही है, तो इसका मतलब है कि एयर एम्बोलिज्म हो रही है, मतलब गैस एम्बोलिज्म हो रही है सर। नहीं, ये बेसिकली आप ये कहें कि डायरेक्ट आपने वेसल के अंदर ट्रेवर्स कर दिया। वेसल रप्चर करने से वो जो अधीक्षक बता रहे हैं ना, वो असल में होता है कि जब वो सबकुटेनियस सर्जिकल एम्फिजियम से बनता है, ठीक है, अगर वो नहीं जा रही। और जब ये एयर एम्बोलिज्म होती है तो उसमें जो है ना कोई विसरा या पंक्चर होता है, या फिर जो वेसल जो है ना पंक्चर होती है, तो फिर डायरेक्टली टाइम पे अगर उसने जाके, मुझे एक बात बताइए कि एम्बोलिज्म कोई भी होता है, ये क्वेश्चन ना आप लोगों में से किसी ने नहीं बताना, ये मैं किसी जूनियर से पूछूंगा। हसाम आज बहुत दिन के बाद आया, हसाम इसका आंसर दो। एम्बोलिज्म में प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता क्या है? किसी भी एम्बोलिज्म में, गैस एम्बोलिज्म में या एयर एम्बोलिज्म में, अल्टीमेटली फेट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? सर मेन कंसर्न तो यही होगा कि एंड ऑर्गन कोई भी सप्लाई है उधर जाके क्लॉट बन जाए और उसकी पेरिफेरल सर्कुलेशन इंपीड हो जाए। नो 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 नो, हार्ट फेलियर क्यों हो जाता है सडनली? यूजुअली तो यू आर टॉकिंग अबाउट पैराडॉक्सिकल एयर एम्बोलिज्म या पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, जिसके अंदर आर्टीरियल एम्बोलाई की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त चलो वीनस की बात कर रहा हूं। वेंटिलेशन मिसमैच होती है? नहीं, उससे पहले क्या होता है? देखो ना, जाके वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगी ना, पल्मोनरी आर्टरी के मेन ट्रंक को ब्लॉक कर देगी, तो क्या होगा? लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा ही नहीं, ठीक है। जब लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो जो है वो कार्डियक आउटपुट नहीं होगा। एक जो ये चीज होगी, डेड स्पेस बन जाएगी सर। हाँ, वो उसके बाद वीक्यू मिसमैच होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये होगी कि राइट हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा। बोलते हैं ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म में राइट हार्ट का स्ट्रेन पैटर्न आ गया है। वो राइट हार्ट का स्ट्रेन पैटर्न क्या होता है? वो यही पैटर्न होता है ना। तो बेसिकली एम्बोलिज्म चाहे कोई भी हो, चाहे एयर एम्बोलिज्म हो, चाहे उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में या फैट एम्बोलिज्म के अंदर जो है ना इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस की भी थ्योरी होती है, लेकिन एटलीस्ट फैट एम्बोलिज्म में, सॉरी ये जो है जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होता है ना, जो अब्बा जी एम्बोलिज्म है या एयर एम्बोलिज्म है, उसमें एक्चुअली जाके वो मेन पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो माइनर अगर एम्बोलिज्म होते हैं तो उसके अंदर उतने ज्यादा क्लिनिकल फीचर नहीं होते, जो जैसे जो आप कोविड के अंदर जो देखने में आ रहे हैं, ठीक है। वो सब क्लिनिकल होते हैं, उनके अंदर माइल्ड डिस्निया वगैरह होता है, वो रिजॉल्व कर जाता है। तो लेकिन अगर वो इतना सिवियर हो कि वो जाके ब्लॉक कर दे और वो हार्ट उसको ना सस्टेन कर सके, और तो उसके अंदर फिर हार्ट फेल हो जाएगा, एरिथमियाज होंगे, राइट हार्ट बाई वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, एरिथमियाज होंगे, हाइपोटेंशन होगी। तो ये एक मैंने एसोसिएटेड आपको बात बता दी है, लेकिन बेसिकली ये है इसका, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हमने ये बता दिया कि 3 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो कंसर्न्स हैं वो कोई भी आपने बताने हैं। तो आपने ट्रोकार की इंसर्शन, गैस की इंसफ्लेशन, और तीसरी जो है ना वो आपकी जो है वो जो उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स आते हैं। तो ट्रोकार की इंसर्शन के बाद क्या कुछ हो सकता है? ओके, और इसके अलावा सर विजर रप्चर, और इसके अलावा सर अगेन गैस सप्लेशन गलत जगह पे जाए। नो 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 नो, देखिए मैं अब आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं ना। देखो वहां पर आप सिंपल सी बात है, वहां पे कौन कौन से मकीन है? एक विजरा है
एक वेसल है, मेन तो ये दो वेसल चीजें और हैं, ठीक है। हाँ। तो कोई वेसल को डैमेज कर सकता है ट्रोकार, अभी हम इंसफ्लेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम ट्रोकार इंसर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ट्रोकार को इंसर्ट करते हुए जो है वो डैमेज हो सकता है, विजरा डैमेज हो सकता है, जैसे गट है, लिवर को डैमेज कर दिया, कोई भी विजरा इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर दिया, ठीक है। और एक वेरी गुड पॉइंट, दूसरी चीज क्या होती है, एक तो ये विजरा हो गए, एक वेसल हो गई, और तीसरी क्या होती है ट्रोकार की इंसर्ट करते हुए, पेरिटोनियम भी होता है, पेन होती है। तो बेसिकली एक स्ट्रेस होता है बड़ा ना, तो वेजोवेगल हो सकता है, वेजोवेगल ट्रोकार की इंसर्शन के वक्त भी हो सकता है, वेजोवेगल गैस की इंसफलेशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट, वो आपसे वाइवे में ये पूछ सकते हैं कि इसको आपने प्रिवेंट कैसे करना है, तो आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन रखना है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके अंदर नहीं, प्रिवेंशन के लिए एट्रोपिन नहीं है नादर, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए एट्रोपिन नहीं है, प्रिवेंशन के लिए मेंटेन डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको आप लर्न करें, अगर हो गया है तो उस वक्त आप एट्रोपिन देंगे जी। सर इसमें 2-3 चीजें हैं सर, एक तो आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट जब तक प्रिपेयर ना हो आपने सर्जन के हैंड ओवर नहीं करना, पेशेंट स्टेबलाइज हो और पेन फ्री हो, एनाल्जेसिया दिया हुआ हो। इसके अलावा सर जो सर्जन है वो इसको इसके जो पेरिटोनियम है इसको ऊपर की तरफ लेके जाता होता है, ताकि जो ना वो मतलब जो जोर लगाता है ना वो करके, ताकि अंदर ना जाए आराम से, इसको थोड़ा सा स्किन को ऊपर से पकड़ी होती है इन्होंने उसका। हाँ नहीं अतीक, लेकिन यहाँ पे बात और हो रही है, यहाँ पर आपने जो आंसर देना है ना, या ये वैसे जो इनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने इस टाइम पर जब वो ट्रोकार को इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे आपने एडिशनल उसको एंटिसिपेट करना है कि इस टाइम पे स्ट्रेस ऑफ एनेस्थीसिया आने वाला है, तो आपने उसको प्रिवेंटिव एनाल्जेसिया देना है, जिसपे आपके उनसे जनरल साहब से बहस भी हो गई थी मेरी, प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव में। तो बेसिकली दैट इज प्रिवेंटिव मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दैट इज द एक्सेजरेटेड। जैसे मिसाल के तौर पे एक कार्डिक सर्जरी हो रही है, अब कार्डिक सर्जरी में स्टेनोटमी का टाइम आ गया है, तो स्टेनोटमी से पहले आपने उसको एनाल्जेसिया दिया हुआ है, लेकिन आप स्टेनोटमी के वक्त आप उसको जो दे रहे होते हैं एक्स्ट्रा, वो क्यों दे रहे होते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए होता है ना, कि वो बहुत इस वक्त रिक्वायरमेंट, आपने जितना मर्जी प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया दिया, आपने जो मर्जी एनाल्जेसिया दिया, उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये इसी तरीके से जैसे अभी राबिया ने लिखा है, इसमें लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लोकल इन्फिल्ट्रेट इसलिए अक्सर जो अच्छे सर्जन होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली कई जगहों पे आप, जैसे मुझे इसी में बात कहीं दूसरी तरफ जा रही है, मुझे बताएं स्कैल्प ब्लॉक का भी यही रोल होता है, ठीक है। स्कैल्प ब्लॉक का भी यही रोल होता है। जो स्कैल्प ब्लॉक है ना, वो आप क्रेनियोटमी के लिए आप बता सकते हैं, या इस तरीके से कई सर्जरीज होती हैं कि जिनके अंदर आप, जो मिसाल के तौर पे आप थायराइड सर्जरी करवा रहे हैं, तो आप उसके अंदर जो सुपरफिशियल सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्योंकि प्रैक्टिकली कोई लगाता नहीं है, यूज नहीं होती चीज, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन बेसिकली आपके बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए कि दैट्स अ वे, ठीक है। तो ये हो गई चीज। प्री ऑपरेटिव रेक्टस शीथ ब्लॉक हो सकता है, ये डिफरेंट ऑप्शंस में देखें। जाहिद आप आपने वाइवा देना है, आपको इतनी फैंसी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सादा रहें। ये मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ इन लोगों को जिन लोगों ने एमसीक्यूज देने हैं, या जिनके पास टाइम है। वाइवे में आपसे जो बातें पूछेंगे टू द पॉइंट आपने सिर्फ स्टेप्स बता देने कि ट्रोकार की इंसर्शन के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की इंसफ्लेशन के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, और सिस्टेमिक इफेक्ट्स होते हैं गैस की एब्जॉर्प्शन के भी और फिजिकल, यानी कि अच्छा इसको भी देखें, समझ लेना चीजों को तो बहुत आसान हो जाता है, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। अब आप मुझे बताएं इस तरीके से, क्योंकि किताब में नहीं लिखा हुआ है लेकिन इतना ज्यादा डिफाइन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रोकार की इंसर्शन के वक्त प्रॉब्लम, गैस की इंसफ्लेशन की वजह के वक्त प्रॉब्लम, फिर उसके बाद भी दो आगे जो गैस के प्रेजेंस से हो रहे हैं, दो चीजें हो रही हैं। एक उसका फिजिकल इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है बताएं शाबाश, गैस के फिजिकल प्रेजेंस की वजह से क्या कुछ हो रहा है सर? एयरवे प्रेशर इंक्रीज होंगे, एफआरसी डिक्रीज होगी, ओके, और पल्मोनरी कंप्लायंस डिक्रीज होगी, और फिर सीवीएस में वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, एसपीआर पल्मोनरी कंप्लायंस डिक्रीज होगी,
पल्मोनरी कंप्लायंस का इससे ताल्लुक नहीं होता, पल्मोनरी कंप्लायंस का इससे नहीं होता ताल्लुक। थोरेसिक वॉल की कंप्लायंस कम हो जाती है, प्रेशर पड़ रहा है ना ऊपर, पल्मोनरी कंप्लायंस इज समथिंग एल्स, थोरेसिक वॉल की कंप्लायंस कम हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ फिजिकल प्रेशर हो रहा है ना, तो वो ऊपर जा रहा है, वो जो एओर्टोकेवल कंप्रेशन हो रही है, जो एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाला जो फीचर आ रहा है वो इसके अंदर चीज है, ठीक है। उसके बाद जो इसने जब डायफ्राम को ऊपर पुश किया तो एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन वाली बात आ गई, ट्यूब क्राइना को टच करने लग गई, उसकी वजह से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है वो सारी चीजें फिजिकल प्रेशर की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि CO2 स्लो पॉइजनिंग हो रही है, वो जा रही है, वो क्या कर रही है, ICP बढ़ाएगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। आपने एंड टाइडल को आपने ना सिर्फ ये कि वेंटिलेशन कम हो गई है, तो आपने वेंटिलेशन को आपने एडजस्ट करना है, आपने उसकी मिनट वेंटिलेशन को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि मिनट वेंटिलेशन को आप एडजस्ट करें और आप उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। देखें जो पीक प्रेशर बढ़ते हैं ना, वो बेसिकली जो आपकी जो वॉल्यूम्स है ना वो कम हो गए ना, आपको वो उस प्रेशर के अगेंस्ट जिसमें आप वेंटिलेशन जिस पे आप कर रहे थे, तो उस अब आपके वो उससे ज्यादा पे आपका सौदा हो रहा है। पहले जिस सौदे पे हो रहा था, जिस रेट पे सौदा हो रहा था, वो अब उस रेट पे सौदा नहीं हो रहा, अब आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। सर इसने जो पल्मोनरी कंप्लायंस बताई है वो बात ठीक नहीं है सर? पल्मोनरी कंप्लायंस है या थोरेसिक वॉल की कंप्लायंस? सर FRC कम होगा आप, और इसके अलावा सर अच्छा मैं देखिए मेरी बात सुनिए, शायद ये मैं क्योंकि ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक देखें लंग की कंप्लायंस होती है, लंग जो पल्मोनरी कंप्लायंस होती है, और एक थोरेसिक वॉल की कंप्लायंस होती है, इन दोनों में से किस पे इफेक्ट होगा? थोरेसिक पे सर। मेरा देखें, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं इसलिए मैं 100% जब नहीं होता ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इंसान के भूल जाता है या गलती हो जाती है, या आप कंफर्म कर लीजिएगा। मैं जो शायद दोनों लेमैन टर्मिनोलॉजी में दोनों को एक ही तरह ही यूज किया जाता है, कंप्लायंस इस तरह कम हो जाती है कि प्रेशर बढ़ गया ना। जी सर, ठीक है, तो ये हो गई चीज। उसके बाद जब भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा ना, तो आप ये एक रखें कि स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम होती है, जो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो ना जिसमें लैप्रोस्कोपिक के बारे में आपको कमेंट करना पड़े, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है हर सूरत, चाहे वो IMM हो, चाहे वो पार्ट 2 हो, चाहे वो MCPS हो, चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो टोक्स हो, हर जगह पे इसका कहीं ना कहीं से जिक्र आ जाता है। तो ये ध्यान में रखें कि इससे विशिष्ट साइकिल जो बनती है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स CO2 की वजह से, स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ऐसा पेशेंट के जो लिमिटेड जिसके रिजर्व हैं, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वो उसके स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो एक पेशेंट है जो क्या नाम है उसका, जो COPD का पेशेंट है, ठीक है, तो COPD के पेशेंट में उस वक्त लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा पे होता है, तो उसमें शायद उतना क्लिनिकल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये एक कंसर्न होता है, क्योंकि बाद में भी एब्जॉर्ब होती रहती है गैस, ठीक है। और उसके बाद और क्या चीजें, उसके बाद जो उसकी पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन किस तरह की होती है? सर ये एक तो ये रेस्पिरेटरी कंसर्न हो गया, इसके बारे CVS की कंसर्न जो है ना सर, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑन कंप्रेशन ऑन द वेसल्स, और इसके अलावा सर आपका एरिथमियास का चांस होता है, और आपका GI में आपके बिकॉज ऑफ द कंडीशन और बिकॉज ऑफ द पोजीशन जो है ना, आपका रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन होता है, और आपको अगर न्यूरोलॉजिकल अगर आप कंसर्न चेक करें तो ICP बढ़ जाता है, और आपका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है सर, और बाकी जो पोजीशन जो है ना, वो सर्जिकल रिक्वायरमेंट और सर्जिकल चीजें और पेशेंट पोजीशन जो है ना, आपका इंट्यूब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ कि आपका सारा का सारा वो चीज चले जाते हैं, और इसके अलावा आपका जो FRC मजीद फर्दर कम हो जाता है अगर आपका टर्नल नंबर पोजीशन बनाते हैं। अगर रिवर्स बनाते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। देखें, रिवर्स अगर बनाएंगे भी ना, तो नॉर्मली तो रिवर्स के अंदर इंप्रूव होता है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक ये मिक्स सी पोजीशन होती है, ठीक है, तो जो प्रेशर की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये
क्योंकि आपसे वाइवे में इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी मैं उनको एमसीक्यूज की वजह से थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपको वाइवे में इतनी ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइवे में आपको लेकिन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए ताकि आप कोई चीज भूलें ना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और इसके अलावा कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, अच्छा दूसरी बात ये कि देखें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में अगर और बात अगर हमने एक दो कर लें यहीं पे, मुझे बताएं कि कौन कौन सी सर्जरीज हैं जो लैप्रोस्कोपिक कॉमनली की जाती हैं। जी कोलिस्टेक्टमी होती है, हर्निया होता है, अपेंडिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेफ्रेक्टमी होती है, और उसके बाद ये कि कोलोरेक्टल हिस्टेक्टमी भी करते हैं। आई एम सॉरी, हिस्टेक्टमी भी होती है, हिस्टेक्टमी भी होती है बेसिक। उसके बाद जो है ना जो कोलोरेक्टल की सर्जरी है वो लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद आपने एक ज़हन में रखना है कि इसमें आप ऐसे ही एक पता होना चाहिए कि रोबोटिक जो सर्जरी होती है ना वो भी बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ही होती है, ठीक है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही होती हैं और उनके अंदर सिर्फ ये होता है कि वो एक रोबोट होता है जिसके अंदर प्रिसिजन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक सारे आपके लिए वही एनेस्थीसिया के कंसर्न है कि आपने डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में रखना है, पेशेंट शुड नॉट मूव, क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, वो थोड़ा सा भी अगर पेशेंट मूव करेगा तो जो है वो उनकी प्रिसिजन में खराबी आ जाएगी। यहीं पर ये क्वेश्चन है, ये कोई जूनियर बताएगा, यासीन आप ही बता दो कि व्हाट इज द वे टू मॉनिटर टू हैव अ कंप्लीट नॉकडाउन ऑफ द पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट को बहुत डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में मॉनिटर करना हो तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का कौन से पैटर्न को यूज किया जाता है? ट्रेन ऑफ 4 नहीं, तो बिस मॉनिटरिंग। नो, बिस मॉनिटरिंग का इससे क्या ताल्लुक है? वो तो कॉन्शियस लेवल के लिए, पीटीसी पोस्ट टेक्निक काउंट, ठीक है। ओके सर। डबल ब्रेथ सप्रेशन से भी होता है लेकिन पीटीसी काउंट, तो पीटीसी काउंट में टैक्टिक स्टिमुलस देते हैं और उसके बाद 20 सिंगल ट्विच देते हैं। तो ये जितने ज्यादा ट्विच का नंबर आना शुरू हो गया है ना तो इसका मतलब है कि प्राणा आने वाला है, कौवा कौवा काएं काएं कर रहा है तो मेहमान आने वाला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उसका मतलब है कि ट्रेन ऑफ 4 का पहला ट्विच आने वाला है। वो ट्विच एक आ गया तो उसका मतलब है कि वापस आ गया ना, तो ये ट्रेन ऑफ 4 के ट्विच आने से पहले की कहानी है। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि उसमें या कोई भी ऐसी सर्जरी है जिसमें डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आपने बहुत कीनली मेंटेन करना है। अभी ये सवाल उन्होंने पूछा है, बिस नहीं है आसाम, ठीक है, बिस नहीं है। बिस का तो बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स है, प्रोसेस्ड ईईजी है टू लेवल द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, टू मेंटेन द और मॉनिटर द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, वो अलग चीज है। मोड ऑफ वेंटिलेशन सेटिंग इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, राबिया कुछ बताना चाहोगी? So control mode ventilation करेंगे with increase in minute ventilation to avoid and end tidal monitoring specifically to avoid hypercarbia. तो इसमें अगर आपसे देखें ना, वो आपसे एग्जाम में अगर वो पूछे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर आपने स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के अलावा क्या क्या मॉनिटरिंग बोलनी है, तो आप इंट्राआर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, आप एयरवे प्रेशर की मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, आप एंटाइडल CO2 स्पेसिफिकली इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और आपने वेंटिलेटर के मोड में आपने एक लफ्ज नहीं बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई नहीं बोलेगा, राबिया आपने बताना है। सर क्या चीज? एक आपने चीज वेंटिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट आपने मिस की है, टू कोप अप द प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग बिकॉज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि बेसिकली जो न्यूमोपेरिटोनियम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर आपने एक चीज ऐड करनी है। थैंक यू, पीप जरूरी होगी इसके अंदर, ठीक है।
सर दिशान, ये जो बेरेटिक सर्जरी है उसके बारे में थोड़ा बताएं रिगार्डिंग इसमें बेरेटिक सर्जरी में। हाँ देखो, मैं भूल गया ना, लेप्रोस्कोपिक जो देखें बेरियाटिक सर्जरी जो होती है ना, ये हम थोड़ा सा इसको हमने यही, चलो अगर हमारा लेप्रोस्कोपिक डिटेल से अगर कवर हो जाता है ना, तो ये सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, उसमें देखें जो ब्लॉक्स हैं, जो आप लोगों को देखें एमसीक्यू ज़हन में रखें बात ये कि यहाँ पर मैं जो डिस्कशन कर रहा था इसमें एमसीक्यूज वाले तो आते ही नहीं है कि जी हम तो एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो एमसीक्यू के अंदर भी उन्होंने बात सारी नहीं लिखी होती, उन्होंने सिर्फ लिखा होगा कि एक लेप्रोस्कोपिक जो है ना वो हेमिकोलेक्टमी हो रही है फॉर सीए कोलन। अब उसके अंदर उन्होंने लिखा नहीं होगा कि ये पेशेंट को डीवीटी का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, या एनी सर्जरी विच इज मोर देन 1 आवर या 30 मिनट से ज्यादा जो सर्जरी होगी, 60 मिनट से ज्यादा होगी, उसके अंदर जो है वो चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरीके से उन्होंने पॉइंट्स में होता है, तो आपको जहन में रखना चाहिए कि जब कैंसर का जहन में आ गया तो कैंसर से रिलेटेड सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो और उनमें से कोई बात की बेस पे हो सकता है। जो बेरियाटिक सर्जरी होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे ना, वो एक तो ये है कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के सारे कंसर्न हो गए, ओबीज और ओबेसिटी से रिलेटेड सारे कंसर्न हो गए, ठीक है। तो जब ओबेसिटी, तो उससे अगले स्टेप में आपने रूल आउट करना है ओएस से, ठीक है, रूल आउट करना है, और उसकी ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। नॉट एवरी ओबीज पेशेंट इज ओएस से। ओबेसिटी के पेशेंट, अब जो मैं जिससे मैं पूछूं उसने जवाब देना है। ओबेसिटी के पेशेंट में रूल आउट करने के लिए कि उसमें ओएस से है या नहीं, क्या चेक करते हैं? जे आप बताओ, कोई और नहीं बोलेगा, आप बताओ, शाबाश। सर ये पोलिसोमनोग्राफी कराएंगे? नहीं, पोलिसोमनोग्राफी से पहले कुछ करेंगे जब आप कहेंगे कि पोलिसोमनोग्राफी करानी है, ऐसे ही पल्मोनरी फंक्शन नहीं। आप कैसे उसको फिल्टर, देखो एक ओबीज पेशेंट है सर, हिस्ट्री में, शाबाश, कौन सा एक चीज होती है जो आपसे वाइवे में पूछेंगे या आपको एमसीक्यू में भी पता होना चाहिए? सर हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेंगे कि स्नोरिंग की, स्लीप डिस्टरबेंस, और उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टॉप बैंक, ठीक है, स्टॉप बैंक क्राइटेरिया। तो ये तरतीब है, उसकी तरक्की हो रही है, वो मोटा हो गया ना तो उसको स्टॉप बैंक मिल गया, वो स्टॉप बैंक से अगली तरक्की हो गई है तो उसकी पोलिसोमनोग्राफी हो रही है, पोलिसोमनोग्राफी से अगली तरक्की हो गई है तो उसके अंदर सारे जो हार्ट फेलियर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये तरतीब है। नॉट एवरी ओबीज पेशेंट इज हैविंग ओएसए एंड नॉट इवन एवरी पेशेंट विद ओएसए इज ओबीज। कैन यू करेक्ट माय स्टेटमेंट और इज इट करेक्ट? क्या ओएसए होने के लिए ओबीज होना जरूरी है? सर सही, आप सही कह रहे हैं सर। नहीं सर, थिन लिम्ब पेशेंट में भी ओएसए होता है। कि किन कंडीशन में होता है ओएसए? सर ये इसके फेरेंक्स के मसल्स जो हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, तो ड्यूरिंग स्लीप टंग फॉल और ये सारी। ओके, और जो ईएनटी की जो प्रॉब्लम टॉन्सिलाइटिस वगैरह सर। नहीं, टॉन्सिलाइटिस नहीं बोले आप, उसमें आप जो है ना लार्ज टॉन्सिल्स, या आप कह लेंगे एडिनोटॉन्सिलर जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है जी सर। तो उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ओबेसिटी के अगले स्टेप में स्टॉप बैंक के अगले स्टेप में अगर स्टॉप बैंक का ज्यादा आ जाता है स्कोर, तो तब आपने पॉलीसोमनोग्राफी करानी है। पॉलीसोमनोग्राफी से आपको क्या पता लगता है, क्या निकालते हैं उससे, इन्फ्रेंस क्या निकालते हैं? पॉलीसोमनोग्राफी का अगला इन्फ्रेंस क्या होता है? एनीवन? सर एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। वेरी गुड। एएचआई से आप उसको माइल्ड ओएसए, मॉडरेट ओएसए या सीवियर ओएसए आप लेबल करते हैं, ठीक है। तो ये फिर अगले स्टेप कब करेंगे सर? ये कब करेंगे जो एक मिनट अभी आपने सवाल पूछा, मैं उसको मुकम्मल कर लेने। ये आपने अभी सवाल पूछा था बेरियाटिक सर्जरी के रेफरेंस से, तो बेरियाटिक सर्जरी के अंदर ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। वो ओबेसिटी कर लेंगे अलग से, लेकिन अभी मैं आपको ये इससे रिलेटेड बात बता रहा हूँ कि जो ओबेसिटी वाला जो बेरियाटिक पेशेंट होगा तो उसके अंदर ओबेसिटी और फर्दर आगे कोई भी इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है। दूसरी इसके अंदर ये चीज होती है कि ये हाईली वेस्कुलर एरिया है, पीछे एओर्टा पड़ा होता है, बड़ी बड़ी वेसल्स यहाँ पे निकल रही होती है, ठीक है। तो और इसके अंदर जो विजुअलाइजेशन है वो कई दफा लिमिटेड होती है, तो इसके अंदर वेस्कुलर डैमेज हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक जो ये स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है
उसके अंदर टेबल डेथ्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। किसी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हो सकती है, लेकिन जो इसके अंदर है ना, ये जो आपका कंसर्न आपने पूछा ना बेरिएटिक सर्जरी, तो बेरिएटिक सर्जरी के अंदर ये बात आपने बता दी, ठीक है। क्योंकि जब भी बेरिएटिक लैप्रोस्कोपिक बेरिएटिक के बारे में बात होगी, ये ग्लीव गैस्ट्रेक्टमी ना, तो ये आपके पॉइंट्स है। देखें वाइवे के लिए ना आपने अपने दिमाग को इस तरह ट्यून करना है, या वैसे भी जनरली बात है कि आपको पता हो ब्लॉक्स हो कि आपका ये ब्लॉक आगे है तो इससे आगे ये, इससे आगे ये, इससे आगे ये तरतीब ही होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? तो वो ओबेसिटी को तो अभी हम, जाहिर बात है इस वक्त हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन नहीं है ओबेसिटी, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के रेफरेंस से ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। गैस के बारे में मेरी थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज थी, प्लीज अगर किसी को ज्यादा पता हो तो वो बाद में ग्रुप में शेयर कर दे, आई विल शेयर इट टू एवरीवन। तो इसके अंदर जो हमारी बातें 100% क्लियर नहीं हुई है कि भाई एयर क्यों नहीं यूज करते, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय आंसर या एनीवन्स आंसर, तो ये क्लैरिफाई कर लें। और कौन कौन सी गैसेस यूज करते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। बाकी हम लोगों ने तकरीबन डिटेल से कर ली है, ठीक है। डॉक्टर इजाज आपका कैमरा ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज। तो हम लोगों ने देखें, ये होता है एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना, दूसरे क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन निकालना, तीसरे क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन निकालना। ये चीजें किताबों में नहीं लिखी, ये चीजें आप सोचेंगे और सोच के इसका आंसर ढूंढें, ठीक है। और ये मैसेज में ये मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना मुझे अफसोस और दुख होता है कि जब लोग सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टे मार रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि वाइवा इज समथिंग एल्स, रिटर्न इज समथिंग एल्स, MCQs is something else, SAQs is something else। तो ऐसा होता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो कोई आपका ना तो MCQ गलत होगा, MCQ में फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कई दफा MCQ के अंदर बहुत बारीक कोई छोटी सी चीज होती है जिसमें आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना भाई, तो आपका वाइवा नहीं पास हो सकता, ये आप जहन में रखें। वाइवे के अंदर वो आपको किताब के रट्टे के लफ्ज नहीं सुनना चाहते हो, वो नहीं सुनना चाहते कि कोई लंबी सी खूबसूरत सी इंग्लिश में उनको डेफिनेशन सुना दे, ठीक है। इंशाल्लाह हसाम, ये देखो ये जो टॉपिक्स है ना, ये डॉक्टर ताहिर से भी डिस्कस किया था। देखिए मैं एक जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, जहाँ पर मेरी लिमिटेशन होती है वहां पर मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ। बेसिक साइंसेज मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका बिल्कुल ये सर मैं किसी दिन जो ना करा दूंगा न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग जो है। आप तो मेरे ख्याल से अगले साल करोगे सर, मुझे बता दें कल करने से, कल मैं कर देता हूँ। नहीं आप कल ना करो, तसल्ली से वीकेंड पे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है जी डॉक्टर नादिर, आपका क्या सवाल है? आपने हैंड रेज किया है कि जो हम फैक्टर 8 देते हैं तो उसकी हाफ लाइफ है 8 to 12 आवर्स, तो ये मतलब बिफोर सर्जरी हमने कितना टाइम पहले देना है सर? आपने उसको मेंटेन रखना है ना, ये इसका आंसर देखो। ये एक तो ये कि यू हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हेमाटोलॉजिस्ट, ठीक है। और उसमें आपको वाइवे के रेफरेंस से मैं बता रहा हूं कि आपने मेंटेन करना है थ्रू आउट अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ हेमाटोलॉजिस्ट। तो आप उसमें अगर 8 to 12 आवर्स होता है तो आप उसको ऑपरेशन से इमीडिएट पीरियड ऑपरेटिवली आप देंगे ना, आपने तो उसको मेंटेन रखना है ना। और अगर सर्जरी 1 घंटे की सर्जरी है, या हो सकता है सर्जरी भी 8 घंटे की हो, फिर बिल्कुल हो सकता है कि आपको सर्जरी के दरमियान में उसको देना पड़े। तो ये ऑपरेटिवली मेंटेन रखना होता है इसको। हाँ जी, सर्जरी के अंदर 1 to 2 वीक्स और ऑर्थोपेडिक में 6 वीक्स तक मेंटेन रखने होते हैं। ये आंसर आया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपने मेंटेन रखना होता है, ठीक है। राइट। तो ये देखें, मैं यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MCQ के अंदर इसमें कोई फेल हो सकता है कि किसी को अगर ये ना पता हो कि कितने ड्यूरेशन का हो, लेकिन वाइवे के अंदर आप यहाँ तक अगर इतना भी आपने बता दिया ना तरतीब से,
देखिए असल चीज तरतीब होती है, तो आपने तरतीब अगर सही बता दी तो आपका वाइवा फेल नहीं होगा, ठीक है। वो इतनी माइनर डिटेल पे आपको कोई फेल नहीं करेगा। हाँ एमसीक्यू गलत हो जाएगा, एमसीक्यू में अगर आपने पिन पॉइंट नहीं किया, आपको नंबर याद नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। सर वैसे इसमें ये है कि क्योंकि ये 8 to 12 आवर्स होता है ना, तो इसको ना 2 to 3 days बिफोर until the level is achieved सर्जरी स्टार्ट रखते हैं, बीडी इन्फ्यूजन चलती है, और पर ऑप भी मेंटेन रखते हैं। पर अगर लंबी सर्जरी चली है तो उसको मॉनिटर करके मेंटेन रखेंगे, और पोस्ट ऑप भी उसको इसी तरह ही इन्फ्यूजन बीडी में चला के मेंटेन रखते हैं। हाँ जी, ये मैंने सर कहीं पढ़ा था कि सर सर्जरी के 7 डे पोस्ट ऑफ 7 डेज तक आपने सर ये चीजें मेंटेन रखनी है सर। हाँ यार ये ना लेवल ऑफ सर्जरी के हिसाब से होगा, ये मेरा थोड़ा सा वीक है पॉइंट मेरा ना, तो कॉन्सेप्ट आप ये देख लें, क्योंकि ये रट्टे वाली चीज है, ठीक है ना, कि कितनी देर तक रखना है, 1 हफ्ते तक रखना है या 6 हफ्ते तक रखना है, ये आप किताब से देख लेना, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन बहरहाल आप इतना भी अगर बता देंगे ना कि आपने पोस्ट ऑपरेटिवली अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल ब्लीडिंग रिस्क and according to the advice of the hematologist and according to the bleeding situation or hemostasis by the surgeon, ये आपने इतना भी अगर आपने वाइवे में बता दिया ना, तो आपको वो फेल नहीं करेगा, ठीक है। and all the factors which you took care in the intraoperative period, you will continue the same care। आपने अच्छा अभी हम सब लोगों ने मिस कर दिया कि इस पेशेंट को आपने एचडीयू में लेके जाना था, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा देखें, जो वो वाइवे वाले ग्रुप में जो लोग हैं, मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बोलें, आप लोग रिकॉर्ड करके आंसर्स भेजें, आप लोगों की ट्यूनिंग हो जाएगी, ठीक है। देखें अतीक, आपका जो है वो जितना बोलेंगे ना उतनी आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल अगला फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, जी सर, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।